कल को बताया कि एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, तो मिडिल पॉइंट दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिडिल पॉइंट पर कोई तीसरा चार्ज रखेंगे तो उस तीसरे चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, और वह चार्ज इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और वह न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। अब पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए तो यह इस क्यू पर भी चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस प्लस क्यू पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, तो इस पर तो कोई चार्ज रखेंगे तो जीरो ही होगा। अब इस पर नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? यह प्लस क्यू इसको इस डायरेक्शन में ठेलेगा तो उतना ही फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो यह निश्चित तौर पर मिडिल वाला माइनस में होगा। अगर दोनों माइनस था, पहले से दिया रहे माइनस, तो बीच वाला प्लस होगा इक्विलिब्रियम, टू चार्ज पार्टिकल के इक्विलिब्रियम के केस में। तो मैं उसको थोड़ा सा कल की भाषा को, कल मैं जाते जाते कल लास्ट लाइन में, कल के लेक्चर के लास्ट लाइन में मैं बताया था कि क्यू नॉट बराबर माइनस क्यू बाई 4, जब दो क्यू चार्ज था, आइडेंटिकल चार्ज से आर डिस्टेंस पर रखा था, तो r/2 पर न्यूट्रल पॉइंट होता था मिडिल में पर, और थर्ड चार्ज Q0 माइनस Q/4 के बराबर होता था, तब पूरा सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो दो चार्ज पार्टिकल का, हम लोग 3 साइमेट्रिक चार्ज वाला, 4 साइमेट्रिक और भी इसके लिए चाहेंगे पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए कितना चार्ज रखेंगे किसी पॉइंट पर, कहाँ पर रखेंगे, लोकेशन। कल का भी फार्मूला था जो लोकेशन बता रहा था x, जब Q1 और Q2 डिफरेंट था तब, और उसी को आगे हम लोग लिखते जा रहे हैं। कल के लेक्चर के लास्ट लाइन को मैं स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ। तो a charge Q0 is placed at the center of the line joining two identical charges Q for the system of 3 charges to be in equilibrium, Q0 बराबर माइनस Q/4। अगर यहाँ पर माइनस Q होता तो यहाँ पर प्लस Q/4 होता। तो ये मैं बताया, ये स्पेशल केस था कल के रिजल्ट का। कल का रिजल्ट था Q0 बराबर माइनस Q1 इंटू Q2 और रूट अंडर Q1 प्लस रूट अंडर Q2 का होल स्क्वायर, और यहाँ दोनों चार्ज Q रखा जाए फॉर Q1 बराबर Q2 बराबर Q, तो Q0 बराबर Q स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ 2Q हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, तो टू रूट क्यू, या रूट क्यू, यह रूट क्यू, तो 2 रूट क्यू, तो Q स्क्वायर बाई 4Q, Q कैंसिल, माइनस Q/4। इस फार्मूला को हम लोग को एकदम करना। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं और 3 चार्ज का सिस्टम ले लिया है। साइमेट्रिक केस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक साइड A है, तीनों के वर्टेक्स पर प्लस क्यू है ना। इसका सेंट्रॉइड इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऊपर है। इस पर कोई भी चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लामीज थ्योरम। चाहे कल के लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम में बता रहा था, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन, अगर प्लस चार्ज लेंगे तो इस डायरेक्शन, माइनस चार्ज लेंगे तो इस डायरेक्शन पर, प्लस चार्ज लेंगे तो इसके कारण इधर लगेगा, प्लस चार्ज लेंगे तो इधर लगेगा। तो हम लोग तीनों का रिजल्टेंट जीरो दिखाते थे। तो यहाँ कोई भी चार्ज रखो वह चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, वह न्यूट्रल पॉइंट कहला दिएगा इस सिस्टम का। लेकिन अब है कि ये भी, इस पर भी नेट फोर्स जीरो हो, इस पर भी जीरो हो, इस पर भी जीरो हो, तो उस केस में हम लोग को Q0 का नेचर और अमाउंट पता लगाना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q0 एट O फॉर विच सिस्टम टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह स्क्वायर वाला केस है या साइमेट्रिक केस है, चारों वर्टेक्स पर Q चार्ज है, Q0 सेंटर पर रखा हुआ है, उस Q0 का क्या वैल्यू होगा, क्या साइन होगा, जो ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। मैं दिखा देता हूँ तुरंत। पहले ये 2 चार्ज के लिए सिस्टम में था साइमेट्रिक केस में, ये 3 चार्ज का साइमेट्रिक
केस है या चार्ज आइडेंटिकल चार्ज का साइमेट्रिक केस है। तो देखो भाई आगे देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। वेक्टर याद है ना सारे बच्चे को, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जब a और b बराबर होता था, इक्विवेलेंट वेक्टर का केस होता था, r बराबर 2a cos θ/2 लिखते थे, अल्फा बराबर θ/2 लिखते थे, है ना। तो देखते चले, इसको आगे हम कर रहे हैं फिर से अभी जस्ट। फर्स्ट ट्रायंगल वाला केस को देखा जाए। ए यहाँ प्लस क्यू चार्ज, हेयर प्लस क्यू चार्ज, हेयर प्लस क्यू चार्ज। मान लीजिए इसी पर सोचा जाए और इसके सेंटर पर क्या लिखे, सेंट्रॉइड पर Q0 चार्ज। इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मान लो इसको F1 वेक्टर माना जाए, इसको F2 वेक्टर माना जाए। हेयर F1 इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड Q² Q1 इंटू Q2 QQ बाई 4πε0 r² लिखा करते थे। यहाँ सेपरेशन a है तो a²। नाउ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यह F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। बीच का एंगल, यह एंगल क्या है 60, ये 60, ये 60, ये भी क्या होगा 60 होगा। तो F1 प्लस F2 का वैल्यू जो होगा मैग्नीट्यूड वह होगा 2F1 इंटू cos 60/2। यहाँ यही चीज़ आएगा 2Q² बाई 4πε0 a² cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हाउ मच, तो √3/2 या बचा √3Q² बाई 4πε0 a²। अब इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 होने के लिए इतना ही फोर्स, इतना अमाउंट वाला मैग्नीट्यूड वाला फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तब जाके वह प्लस क्यू क्या होगा, इस वर्टेक्स वाला प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसके इक्विलिब्रियम में होने के लिए, इधर फोर्स लगने के लिए चार्ज Q0 मस्ट बी नेगेटिव फॉर नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू बराबर नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू बराबर 0। नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू बराबर 0। Q0 मस्ट बी निगेटिव। यहाँ कोई मार्किंग कर ABC बोलते, ए पर की बात कर देते ABC ट्रायंगल, तो फॉर नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू एट ए वाला लिख देते। लेकिन चलिए Q0 मस्ट बी निगेटिव, और 10 क्या होगा, वो फोर्स Q0 4πε0 डिस्टेंस स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस। कल को मैं दिखा रहा था ये डिस्टेंस जो होगा वह a/√3 के बराबर होगा। यह AO BO, इस फिगर में AO बराबर BO बराबर CO बराबर a/√3। मेरे बच्चों यहाँ ध्यान देना, डिस्टेंस के जगह a/√3 का होल स्क्वायर। अब और दिस मच √3Q² बाई 4πε0 a²। 4πε0 a² कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। अब Q0 के जगह क्या बचेगा, यह √3 का स्क्वायर 3 ऊपर गया, 3Q0 बराबर √3Q। देयरफॉर Q0 बराबर Q/√3। हेयर Q0 बराबर -Q/√3। मैं बोला
कि निगेटिव साइन होगा, निगेटिव चार्ज होगा Q0। अगर मान लो इसी सवाल को बदल देते -Q वर्टेक्स पर रहता तो Q0 मस्ट बी पॉजिटिव और +Q/√3 लिखा जाता। यह इस सवाल के लिए याद करने का पॉइंट हो गया मेरे बच्चों। सिर्फ 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, CBSE वाले में 3 नंबर भी रहता है, उस तरह के मार्क वाले क्वेश्चन हो तो इस तरह बनाना पड़ेगा। और नहीं तो रेडीमेड आपको क्या होना चाहिए कि इस केस में Q0 Q/3 के बराबर होगा। तीनों प्लस होगा तो माइनस होगा, तीनों माइनस होगा तो प्लस होगा। Q0 बराबर Q/√3 याद रखना। अब स्क्वायर के केस को देखो, पहले इसको हम मिटा लेते तब इसको हम समझा रहे हैं आपको। मैं जल्दी जल्दी लिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, लंबा है पढ़ाई जो है। आप क्या करोगे, उतारने के क्रम में सबको क्या करोगे, रोक रोक कर पॉज कर करके आप पहले लिख लोगे, समझोगे, पहले समझोगे फिर पॉज करोगे, ऐसे करके रिपीट करते रहोगे। तुम्हारे सामने बहुत सुविधा हो गया ये ऑनलाइन के कारण। उसको रिपीट करोगे ना, बार बार समझ में नहीं दिक्कत होगा तो दोबारा तिबारा करना पड़ेगा आपको। चलिए अब बच्चों इस दूसरे केस पर चले आओ, और ये डिस्टेंस अब जो होगा ये सबका वैल्यू कितने के बराबर, ये पूरा √2a होगा और उसका हाफ तो a/√2। अब देखो किसी भी पर सोचो, मान लो a पर ही सोचते हैं। a पर यानी जो फोर्स काम करेगा इस तीनों के कारण, इसके कारण इस डायरेक्शन में काम करेगा, या प्लस प्लस रिपेल करेगा, अगर माइनस माइनस रहता तब भी रिपेल करता। और या फोर्स को हम लोग क्या कर दें, F1 वेक्टर लिख दें। एक्चुअली हम लोग लिखना सीखे थे FAB, फोर्स एट A ड्यू टू B, तो यहाँ F1 F2 से सिंपल से काम कराए। और यह 2 वाला इधर हो गया, F3 इधर हो गया। अब F1 और F3 का वैल्यू तो सेम होगा। अरे भाई सिंपल फार्मूला था Q1 Q2/4πε0 r²। तो अब जो हम लोग इस फिगर में देखेंगे, हेयर F1 बराबर F3, सारा बच्चा बोल सकता है QQ तो Q²/4πε0 a²। अब इस F1 और F3 का रिजल्टेंट यह पूरा 90 है, इसके बीच में इधर काम करेगा। तो हम लोग इस दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 + F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 Q²/4πε0 a², sin 90/2 2a cos θ/2, तो 2 इंटू दिस इंटू sin 90/2। नहीं तो डायरेक्ट √2 जो लिखते तो ये नहीं लिखना था। और ज़्यादा आपको पता है कि दो वेक्टर बराबर हो और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर और बीच का एंगल 90 हो तो उसका रिजल्टेंट √2 इंटू a होगा। तो उसी तरह यहाँ √2 इंटू Q²/4πε0 a²। अब ये F2 बराबर क्या है, अगेन इसी में ऊपर कर देता हूँ मैं। अगेन F2 बराबर Q²/4πε0 √2a का होल स्क्वायर, Q²/4πε0 इंटू 2a²। ये डिस्टेंस √2 है, इसके कारण फोर्स इस पर इधर लगेगा F2। तो नेट फोर्स एट Q A, इस तीनों चार्ज के कारण क्या होगा, तो ई दिस प्लस दिस दोनों एक डायरेक्शन में होगा, जुट जाएगा। ये समझो ये वेक्टर है भाई,
इसका और इसका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में हुआ, तो नेट फोर्स इस तीनों चार्ज के कारण इस चार्ज पर नेट फोर्स एट ए कितना होगा। तो चलो नेट फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एट ए ड्यू टू चार्जेस एट बी, सी एंड डी कितना भाई, दिस प्लस दिस, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2a स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर बाहर, यहाँ कॉमन ले ले पूरे में से, तो 1/2 प्लस रूट 2 या इक्वेशन 1 कर दिया जाए। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट ए, Q0 मस्ट बी निगेटिव। ऐसा क्यों लिखा गया? यह नेट फोर्स इधर था, यह निगेटिव होगा तब यह प्लस वाला को अपनी ओर खींचेगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा, वो बाद का कंडीशन है। डायरेक्शन पहले हो क्या होना चाहिए, अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए Q0 मस्ट बी निगेटिव। अब दोनों बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो उसके लिए Q0 का वैल्यू क्या होगा, साइन तो पता चल गया। अगर यह तीनों माइनस, सब माइनस 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 होता तो यहाँ प्लस लेना पड़ता, तो Q0 मस्ट बी निगेटिव हेयर। बोलिए इसके कारण फोर्स क्या होगा, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये डिस्टेंस a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो इक्वेशन 1 से कितना, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस रूट 2। अब क्यू क्यू कैंसिल हो गया, Q0 बचेगा यहाँ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, या रूट 2 है 2 हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 2Q0 बराबर हाउ मच, Q इंटू 1/2 प्लस रूट 2। Q0 बराबर Q 2 LCM ले ले, तो Q बाई 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 रूट 2। अब पूरी बात क्या हो गई, तो पूरी बात हो गई मेरे बच्चों Q0 बराबर माइनस Q बाई 4 और 1 प्लस 2 रूट 2। इतना चार्ज होगा इस सेंटर पर, और यह जब प्लस 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 है तो यहाँ यह माइनस होगा, तब जाके ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। इस Q0 पर तो फोर्स 0 होबे करेगा इस चारों के कारण, चाहे उस Q0 का कोई वैल्यू हो, प्लस हो माइनस हो, जो मैग्नीट्यूड हो, लेकिन इसके सारा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए जब प्लस 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 है तो यह माइनस चार्ज होगा, और कितना मैग्नीट्यूड होगा सो मैं बता दिया। तो ये तुमको देखा। अब हम लोग चलेंगे, सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, पेंडुलम वाला केस। तो यहाँ बॉब जो होगा सिंपल पेंडुलम में, जो गोला लटका रहता है, गोली लटका रहता है बॉब, उसका चार्ज पार्टिकल लेंगे। कभी दोनों का मास डिफरेंट हो सकता है, चार्ज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आज जनरल केस में मास और चार्ज दोनों आइडेंटिकल बॉब होगा, बराबर लेंथ के स्ट्रिंग से हम लोग लटकाते हैं, उस केस को बताने जा रहे हैं। तो पेंडुलम चार्ज बॉब वाला केस सिंपल पेंडुलम का। सारा चीज को रिपीट करते रहो, बाबू ने अपने से रिवाइज करते रहने का। एक बार कोई भी टीचर बता दिया, किताब ले लिए और उसको कॉपी पर राइट डाउन करके रिपीट करते हो। इतना लिखना कहाँ है, डायरेक्ट बोलते चलना है, इन सब चीज को डायरेक्ट लिखते चलना है। ये समझा। सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन पढ़े होगे। किसी भी चार्ज पार्टिकल को, चाहे किसी भी पार्टिकल को, पहले तो पार्टिकल सिर्फ पढ़े थे
चार्ज की चर्चा करते थे नहीं 11th में हम लोग। तो पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, नेट फोर्स, और वह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता था। और उस फोर्स का फार्मूला मैं पिछले क्लासेस में भी बोला था और आपको याद होगा, mv²/r, mr⍵², mr4π²/t², mr4π²n², n t और v ओमेगा सब के बारे में पिछले लेक्चर में मैं बोल चुका हूँ, आपको आना भी चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो भाई, इस प्रॉब्लम नहीं लिखकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। मान लो जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसके रिवॉल्यूशन के लिए आप बोर्स मॉडल में पढ़े होइएगा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो उतनी भाषा ना लिखा कर मैं डायरेक्ट बोलते जा रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम ना लेकर कोई भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसका न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा मेरा बच्चा, प्लस Ze, Z इज एटॉमिक नंबर, पिछले सवालों में भी आया था, और माइनस C यह इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। अभी तो सर्कुलर ऑर्बिट की बात मानोगे, है ना, उसको बोलते हैं क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, बाद में मॉडिफाइड किया गया बोर्स मॉडल को तब, लेकिन बोर्स मॉडल तक इसको सर्कुलर ऑर्बिट की बात किया गया। अब यहाँ पर कभी कहेगा रेडियस निकालो, कभी वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सारा बात होगा। लेकिन अभी थोड़ी सी बात कर ले कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स for the revolution of electron in an orbit of radius r with speed v is provided by electrostatic force, कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, कोलम्बियन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मैं बोला कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स का ओरिजिन बहुत धरफराने से नहीं होगा, उसको सिस्टम में आगे बढ़ाइए, सारा चीज़ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएगा, इसी के आधार पर आगे हम लोग पूरा घिसते चले जाएंगे। तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, m is the mass of electron, r is the radius, भी स्पीड भी, बराबर एक चार्ज Zd, दूसरा चार्ज E, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, Zd इंटू E बाई 4πε0 इंटू r², Q1 Q2 बाई 4πε0 कूलम्ब्स लॉ। और वह रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जब ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था या आप पढ़े होंगे, तो प्लानेट के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगाता है, वहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, वह रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये हम इस सवालों में तो इसी तरह से आएगा, mv²/r, इसको mr⍵² भी लिख सकते हो, जो भी Ze²/4πε0 r² बोला जा सकता है। बहुत सारे किताब में राइटर अपना k लिखता है और k के जगह 1/4πε, तो बहुत सारा तीन चीज़ लिखने से बढ़िया होता है k, लेकिन हम लोग सिस्टम में वो 1/4πε0 ही लिखते हैं। अगर कहीं k के टर्म में हो तो 1/4πε0 की जगह k रिप्लेस करेंगे।
और अगर के में दिया रहे और वो रिजल्ट हम लोग को इप्सिलॉन 0 इस सब में आवे तो के के जगह 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। इतना तो आपके दिमाग में बड़ा रहना चाहिए सारा चीज़। अभी इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको पिछले क्लासेस में मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई mvr बराबर nh/2 पाई। मैं आपको उस रिजल्ट को सॉल्व कर ले तो mv² बराबर ZE²/4 पाई इप्सिलॉन 0 आएगा। आर कैंसिल, आर इधर चला आया, यह इक्वेशन 1 कर देंगे। और बच्चों अभी जस्ट बता रहे थे एंगुलर मोमेंटम mvr बराबर nh/2 पाई। Here squaring both sides, m² v² r² बराबर n² h²/4 पाई²। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इसको अभी इससे डिवाइड करें तो mr बचेगा, mr और n² h²/4 पाई²। मेरे बच्चों यहाँ क्या होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और ZE² नीचे आएगा। और r बराबर, अभी मास को इधर ले आएंगे हम लोग, और यहाँ इप्सिलॉन नॉट बचेगा, h² बचेगा, 4 पाई कैंसिल, इप्सिलॉन 0 h²/1 पाई बचेगा, me² पाई me² इंटू n²/z। बहुत काम का फार्मूला है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक नंबर इज z। ये सारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है मेरा बच्चा। इप्सिलॉन 0 h²/पाई me²। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करो तो n बराबर 1। मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग का काम इतना यहाँ से यह था Q1 Q2/4 पाई इप्सिलॉन 0 r²। पढ़ना तो सारा चीज़ आप ही को है। मैं अपने पुराने बच्चे जो मेरे से पहले क्लासेस में थे उसको सर्कुलर मोशन में इन सारे फार्मूलाओं को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मैं बोला कि वह 12 में आएगा। तो अब आना शुरू होगा 12 में, जब एटम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आएगा। और 11th के केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सारा फार्मूला बताया गया होगा आपको टीचर के द्वारा, आप खुद सेल्फ स्टडी किए होंगे। तो यहाँ ध्यान दे दो बच्चों, फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 इन फर्स्ट ऑर्बिट, चाहे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1, देन वी में राइट A0, R0 भी लिख सकते हैं, इप्सिलॉन 0 h²/पाई me², जिसका वैल्यू आप लोग लिखे होंगे 0.53 एंगस्ट्रम। बार बार एंगस्ट्रम लिख रहे हैं बच्चों। सवालों में, पिछले सवालों में भी बात कर रहे थे तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। कन्वर्सन याद रहना चाहिए। A0 इट इज़ कॉल्ड बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस का डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, इप्सिलॉन 0 h²/पाई me²। उसका वैल्यू कैलकुलेटेड 0.53 एंगस्ट्रम। तो 528 ऐसे 529 होता है, जिसको अप्रॉक्सीमेट 2 डिजिट से 10 का 0.53 एंगस्ट्रम लिख देते हैं। बोर्स रेडियस का परिभाषा मिल गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। डिस्टेंस हो गया ये, तो ये 0 बोर्स रेडियस के लिए लिखे। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, R बराबर 0.53 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। इंटू n²/z। हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कैसे है ना, 1 लिख देंगे तो R वेरीज n² बोला जाएगा।
तो इस तरह ये सब आगे की क्लासेस में। अगर इसी में स्पीड पूछता, रेडियस का फॉर्मूला सारे बच्चे को याद हो जाना चाहिए, एप्सिलॉन 0 h² इंटू n²/z। अब इसी में आपको स्पीड पूछेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो थोड़ा मैं दिखा दूँ उसके बाद रोक देता हूँ। फिर आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा तो इसी को एक्सटेंड करेंगे तो सारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आ जाएगा आपको। स्पीड का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं बोर्स रेडियस को डिफाइन कर दूं। बोर्स रेडियस ये नोट से लिखें, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ each atom is called Bohr's radius। बार बार लिखते रहना, A0 बराबर ε0 h²/π_me² और 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब देखो अपने लोग पढ़े थे एज MVR बराबर NH/2π, V बराबर NH/2πmR, और R का फॉर्मूला क्या दिखाए, मेरे को तो बताते याद है, आप लोग को भी पढ़ते पढ़ते लिखते पढ़ते बार बार वो रिजल्ट सब याद रहेगा तो फ्लुएंटली आप आगे बढ़ते चले जाओ। ε0 h²/π_me² इंटू n²/z, इस वैल्यू को पुट कर दो, v बराबर NH/2πm, r के जगह ε0 h²/πme² इंटू n²/z। ये z ऊपर गया, n से एक n कट गया, z/n, पाई से पाई m कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा h से h कट गया, एक h नीचे बचा, e² ε0। एक मिनट, NH/v बराबर NH/2πmR, r की जगह ε0 h²/π me², ε0 h², e²/2 ε0 h इंटू z/n, और इसका वैल्यू जो होता है उसको C/137 भी लिखेंगे इंटू z/n। इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बड़ा काम का ये सब है यार। इंटू z/n, v का फॉर्मूला मिल गया, v का फॉर्मूला मिला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का। v वैरीज क्या चीज़ 1/n, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगा स्पीड घटेगा, v वैरीज 1/n। या C/130, c is the velocity of light in vacuum, C/137 is called fine structure constant, समरफील्ड कांस्टेंट बोल देते हैं उसको, वो दिखाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के केस में, अभी ज़्यादा नहीं, अभी इतना तक मैं बता दिया। अभी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के केस में अब पेंडुलम पर आते हैं। मैं बोल रहा था पेंडुलम, और पेंडुलम बताते बताते पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के बारे में बता दिया है ना। इसी तरह ग्रेविटेशन पर हो गए, वही मैं बता रहा था, है ना, प्लानेट से रिवॉल्व करता है, प्लानेट जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला केस। दूसरा सैटेलाइट होगा जो प्लानेट के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। उन सारे केसेस को कंपेयर करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स के केसेस को। आगे देखिए अब चार्ज सिंपल पेंडुलम। चार्ज सिंपल पेंडुलम की बात करने चले, चाहे एक बॉब है, चार्ज बॉब है, चार्ज पार्टिकल बॉडी है, उसको हम सस्पेंड कर देंगे, कोई दूसरा चार्ज बॉडी लाएंगे, क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, प्लस चार्ज होगा तो ठेल देगा, माइनस चार्ज होगा खींचेगा अपनी को। लेकिन अभी देखिए केस थोड़ा सा पहले, अभी जस्ट एक चीज़ और मेरे को पिछले क्लासेस में बताया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR बराबर NH/2π, इसको PL से लिखते थे बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखते थे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पहले लिखाए थे, है ना, यह एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
म्यू एल और एम से लिखते थे। ई एच उसको ई वी आर बाई 2 भी लिखा गया था, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और इसी को ई एच बाई 4 पाई एम इंटू एन लिखा गया था, म्यू बी इंटू एन लिखे थे, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते थे, ई एच बाई 4 पाई एम को। इसका वैल्यू सब बोल रहे थे 9.27 इंटू 10 का पावर -24। हमको जो सिखाना था यहाँ, है ना, म्यू एल बाई पी एल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एंगुलर मोमेंटम, ई भी आर बाई 2 और एम भी आर, यह भी आर कैंसिल, ई बाई 2m। तुमको याद आ रहा होगा ई बाई 2m क्या लिखाया गया था। ई बाई एम को तो स्पेसिफिक चार्ज बोले थे और ई बाई 2m को बोले थे जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोले थे, और इलेक्ट्रॉन के लिए इसका वैल्यू लिखाया गया था। तो ई बाई 2m इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो। सब आएगा आगे, मैग्नेटिज्म ये सब पढ़ेंगे तब, लेकिन अभी जहाँ से कुछ आ रहा है तो उसको अभी से याद कर दे। तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम पहले भी चर्चा थी, उसका रेशियो निकाले तो ई बाई 2m विच इज़ कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोला गया। 0.85 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। वैल्यू याद है आपको, सारा चीज़ पता है। अब चले हम लोग वो चीज़ केस पर। पहले चार्ज बॉब वाला, पहले मैं 2 लाइन प्रॉब्लम बोल देता हूँ, लिखा देता हूँ और समझाता हूँ क्या है। प्रॉब्लम के लिए जगह छोड़े, पहले इसको यह θ1 एंगल या θ2 एंगल या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, कॉमन पॉइंट से लटका हुआ है 2 पेंडुलम। इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब इसको एक तरह से इसका मास m1, चार्ज q1 और इसकी लंबाई l लिखा जाए, रस्सी की लंबाई, चाहे L1 भी बोल सकते थे, m1 q1, इसके m2 q2। यह झटका खाया, चला गया, सेपरेट हो गया, दोनों प्लस प्लस रहे, दोनों माइनस माइनस रहे, झटका खाएगा। अब इस केस में हम लोग पहले प्रॉब्लम की बात करिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अब सिस्टम पर कौन कौन फोर्स काम करेगा, क्या करेगा इक्विलिब्रियम में। लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड फोर्स के बराबर, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के द्वारा बैलेंस होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। उस तरह का इक्वेशंस लिखेंगे। यार स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का फिगर बना लो। अब मैं लिख देता हूँ 2 लाइन प्रॉब्लम। तो वही, लेट अस कंसीडर 2 स्मॉल balls of masses m1 and m2. Let us consider 2 small balls of masses m1 and m2 and having charges q1 and q2 respectively are suspended with the help of 2 strings with the same point. Discuss about the equilibrium of the balls. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात डिस्कस करना है। देखो कैसे क्या है, उसी फिगर को मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, है ना। यह m1 मास का था, वेट किधर, फिगर पहले बना हुआ इसका पहले। अब ये जो सॉल्व करने चले, चाहे डिस्कशन देखने जा रहे हैं, उसको अलग से फिर से फिगर दिखा रहे हैं। यहाँ टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्पेसिफाइड बॉडी T1, या अल्टरनेट एंगल θ1 है तो ये भी θ1, या T1 cos θ1 और दिस इज T1 sin θ1। और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों बराबर बराबर चार्ज रिपेल करेगा। Q1 और Q2 है प्लस प्लस, बाद में हम लोग सारा केसेस में जनरली हम लोग देखने वाले हैं दोनों चार्ज बराबर होगा, लेकिन अभी डिफरेंट मानकर, या F ही हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। उसी तरह इस पर भी ध्यान दिया जाए। M2G वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन ऑलवेज away from the specified body along the connected string,
ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पॉइंट है कि टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम दी स्पेसिफाइड बॉडी अलोंग द कनेक्टेड स्ट्रिंग, है ना। रस्सी जिधर है ऐसे झटका खाया तो रस्सी ऐसे हो गया, स्ट्रिंग ऐसे हो गया, तो टेंशन इधर लगेगा इस बॉडी के लिए। तो अब क्या है, ये एंगल θ2 अल्टरनेट एंगल T2 cos θ2, दिस इज T2 sin θ2 रिजोल्यूशन, और यह इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। अब क्या है इसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M1 T1 sin θ1 बराबर Fe, लेफ्टवर्ड फोर्स दिस मच और राइटवर्ड फोर्स दिस मच, आपस में इक्वल और अपोजिट। चलिए, एंड T1 cos θ1 बराबर M1G, या इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1/2, क्या होगा बच्चों, T1 गॉन, साइन बाई कॉस tan θ1 Fe बाई M1G, या इक्वेशन नंबर 3। अब फॉर इक्विलिब्रियम सिमिलरली इसी तरह से हम लोग इसके इक्विलिब्रियम के लिए बात करें, यह M1, यह M2 Q2 और यह M1 Q1। अब देखो भाई, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M2 क्या होगा बच्चों बताओ, तुम लोग खुद लिख सकते हो, T2 sin θ2 Fe के बराबर, या इक्वेशन नंबर 4। देखो 4 और 1 और 4 में RHS Fe है, इसका मतलब T1 sin θ1 बराबर T2 sin θ2। अपने आप ऑब्जेक्टिव सब में स्टेटमेंट बनाया रहेगा, तो उसको कैसे क्या लिख दोगे, 1 2 3 4 और चारों ऑप्शन सही लिखता है कभी कभी, तो उस तरह से मैच कराते रहोगे। T2 sin θ2 बराबर Fe एंड T2 cos θ2 बराबर M2G, अलग अलग मास है। और यह इक्वेशन नंबर 5, डिवाइडिंग 4/5, tan θ2 बराबर Fe बाई M2G, या इक्वेशन नंबर 6। अब इस 3 और 6 को स्टैंडर्ड मानकर हम लोग इसके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे इस प्रॉब्लम क्या है आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए ऐसा। अब इस कंसेप्ट का आगे हम लोग यूज करने वाले हैं सवालों में, कैसे क्या करते हैं इसको दिखाते हैं। बढ़िया से है, उसको रोक कर आप समझोगे तभी फायदा करेगा। यार एक लाइन 2 लाइन का चैप्टर है यार। F बराबर Q1 Q2/4πε0 r²। किसी दूसरे मीडियम में हो तो Q1 Q2/4πε0 εr × r²। अभी जितनी भी बात बता रहा हूँ मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ख्याल से, और ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे उस कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कह रहा था इसको आप जोड़ोगे ग्रेविटेशन से, वेक्टर को फिर इससे जोड़ो या इसको वेक्टर से जोड़ो, है ना, तब आपको पता चलेगा इसका महत्व क्या है। अब देखो भाई 3 केस होगा, M1 ग्रेटर दैन, तो स्पेशल केस बनाओ, वही डिस्कशन करना है आपको। इफ़ M1 ग्रेटर दैन M2, M1 बड़ा होगा, इस 3 इक्वेशन में M1 बड़ा होगा तो tan θ1 इसके तुलना में क्या होगा, तो फ्रॉम 3 and 6 वी गेट θ1 लेस देन θ2। यहाँ लिखोगे tan θ1 लेस देन tan θ2,
क्या है कि एफ ई तो दोनों के लिए सेम है, इस इक्वेशन में एफ ई यहाँ एफ ई M1 जी यहाँ बड़ा है तो tan थीटा 1 छोटा होगा, tan थीटा 2 M2 जी उससे छोटा है जैसे, तो यह tan थीटा 2 tan थीटा 1 से बड़ा होगा। तो tan थीटा 1 स्मॉलर देन tan थीटा 2, थीटा 1 लेस देन थीटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, यह लाइटर पार्टिकल जो है सो ज़्यादा झटका खाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण। फोर्स दोनों पर सेम है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वाला। देखो यार आगे बढ़ो, इसका केस सेकंड, इफ M1 लेस देन M2, अबे वो लाइटर हो गया, क्या होगा, फ्रॉम 5 and 6 सॉरी फ्रॉम 3 and 6 वी गेट tan थीटा 1, M1 वाला छोटा है, नीचे वाला तो ये बड़ा हो गया, तो tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2, इसलिए थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। फिर से M1 वाला लाइटर पार्टिकल ज़्यादा झटका खाए। और चल तीसरा केस क्या होगा बच्चों, अरे यार दुनिया में तीन ही तरह का बात ना होगा, हमसे कोई बहुत बड़ा होगा या बड़ा होगा कहा जाए, हमसे छोटा होगा या हमारे बराबर होगा। लेंथे में बात करो भाई, हमसे कोई हमसे भी और कोई मेरे बराबर होगा, तो वही तीन केस है, मास बराबर और बड़ा छोटा कर देंगे। तो आगे बात करें केस थर्ड, इफ M1 बराबर M2 फ्रॉम 3 and 6 वी गेट थीटा 1 बराबर थीटा 2। ये सारा शर्त कब कब क्या लागू होगा सो देख लेंगे। अब जो हम लोग इसी को अब इस प्रॉब्लम में ढेर सारी बात करने चले, अब हम लोग जनरल केस लेकर चलेंगे जिसमें दोनों बॉल का मास बराबर होगा, दोनों का चार्ज बराबर होगा, दोनों की रस्सी की लंबाई बराबर होगी, है ना, दोनों नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्ट्रिंग होगा, है ना। वो देखते हैं अब अलग अलग डिफरेंट केसेस बताने चले। Two identical simple pendulum, दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल है, दोनों चार्ज बॉब वाला है, तो हम लिटरेचर को कम करते हुए क्या कर दें, m, दोनों का मास सेम, दोनों पर चार्ज सेम, दोनों का लेंथ सेम, जिस स्ट्रिंग से लटका हुआ है और नॉन कंडक्टिंग है और उससे लटका दिया MQL। डिस्कस चाहे टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम आर इन इक्विलिब्रियम as shown in figure, as shown in figure। ये केस है, ये दोनों बॉब चार्ज्ड है, एक ही पॉइंट से दोनों को सस्पेंड किए। अब इसको x मान लेते हैं सेपरेशन, ये डिस्टेंस x/2 ले लेंगे। सारा डिस्कशन इसी में आप करेंगे, इससे रिलेटेड बात का। मेरे बच्चों दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग बराबर मास, इसमें भी टेंशन T, इसमें भी टेंशन T, यह एंगल झट थीटा एंगल, इधर थीटा, दोनों आइडेंटिकल है। मैं पिछले डिस्कशन में बता रहा था कि जब M1 और M2 बराबर है तो दोनों का एंगल बराबर होगा, थीटा 1 और थीटा 2 डिफ्लेक्शन वाला। तो दिस इज T cos थीटा, ये थीटा, ये अल्टरनेट एंगल थीटा, दिस इज T sin थीटा, वेट इज mg। और इस mg को फिर आगे के प्रॉब्लम्स को इसी में जोड़ने के केस करने के लिए मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, v इंटू रो एस, v is the volume of the suspended body, charged body, v rho s is the density of the suspended body, I into g, mg बराबर v रो एस g लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स F हम कर दे F A, F is not, यह पूरा कहाँ में है,
वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में लटका हुआ है तब, है ना, सॉरी हाँ एयर में लटका हुआ है, सस्पेंडेड है। एफ ए बराबर Q²/4πε0x²। इतनी बात जान गए। यहाँ भी वही चीज़ होगा, वही डायग्राम बनेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इन इक्विलिब्रियम T sin theta is how much? Fa, force, electrical force between two charges when there is air between two charges. तो T sin theta बराबर Fa, T cos theta बराबर mg, mg के जगह v रो s g भी लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से डिवाइडिंग 1/2 tan थीटा बराबर Fa/mg। Fa के जगह जान रहे हैं, Fa बराबर Q²/4πε0x²। R रहता तो R लिखते, x है तो x लिखा गया। अब अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे। पहले इतनी बात, ये चीज़ याद हो गया हम लोग को जाए, और इससे आगे अब हम लोग देखें। अब इसी सिस्टम को क्या किया जाए, एक दूसरे मीडियम में प्लेस्ड कर दिया जाए और थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। दूसरे मीडियम का कहने का मतलब पूरे में हम वाटर फील्ड कर दिए, कोई दूसरा मीडियम फील्ड कर दिए जिसकी परमिटिविटी अलग है, रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहे, तब एक बुआइंट फोर्स काम करेगा इस बॉडी पर, जो हमारे इस वेट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन कहता है सवाल में थीटा रिमेन्स सेम। थीटा बदल भी सकता है लेकिन थीटा रिमेन्स सेम दे रहा है हम लोग के अगर प्रॉब्लम में। तो पहले इसको कर लो तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं फिर से। पहले इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और मैं बता लूँ कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, देन tan थीटा बराबर sin थीटा, और sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, इस लेंथ ले लिए थे l, इधर भी l, तो sin थीटा बराबर x/2/l। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब बहुत छोटा थीटा होगा तो sin थीटा बराबर थीटा, tan थीटा बराबर थीटा, cos थीटा बराबर 1, और tan थीटा बराबर थीटा, sin थीटा बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा। बहुत सारे केसेस में हम लोग यूज़ कर चुके हैं, अभी सबको बार बार समझाना भी ठीक नहीं है। तो इतना समझ गए। अब tan थीटा बराबर हम लोग क्या जाने हैं, एज tan थीटा बराबर Fa/mg। tan थीटा के जगह मेरा बच्चा x/2l, सारा बच्चा x/2l, Fa के जगह Q²/4πε0x² और इंटू mg। x को इधर ले लो तो x³ बराबर Q² या mg ऊपर का है बाबू, Q² L, 2 नीचे का इसको कैंसिल कर दे इस 2 से, तो 2πε0 mg। देयरफॉर x बराबर, सवाल सब देखोगे एम करीम का नंबर से मेरे को याद है 24, 25, 26 ये सब एक साथ है, SC वर्मा में है। शायद जो भी बुक पढ़िएगा इस तरह का प्रॉब्लम सब बुक में जितना बताया गया वो आपका बेसिक चीज़ है, उसके आधार पर हम लोग छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सवाल बना सकते हैं इससे रिलेटेड। अभी और भी बात सिखाते हैं। अभी हम सर्कुलर मोशन का यूज़ किए, अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज़ कर रहे हैं, टेंशन है वो दिस दैट। अब हम लोग SHM का यूज़ करने पर चलेंगे सवालों में कि ऑक्सीलेट करेगा और इसका टाइम पीरियड बताओ, ये करो, है ना। तो मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो x बराबर Q²L/2πε0 mg होल का पावर 1/3 क्यूब रूट।
अगर चार्ज लीक करना शुरू करेगा तो x घटना शुरू करेगा, dx/dt निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वो सब सवालों में आने वाला है। अभी जस्ट देखते हैं, थोड़ा पहले इसको कर लो और तब राइट डाउन कर लो बाबू सब, और तब हम इसको मिटा दें। अब ऊपर वाली बात से अभी जस्ट जो बताया पेंडुलम का केस, दो आइडेंटिकल पेंडुलम का केस, चार्ज पेंडुलम, उस केस में मैं बताने जा रहा हूँ कि पूरे सिस्टम को हम लोग किसी दूसरे मीडियम में रख दिए, कोई लिक्विड में रख दिए, पूरा लिक्विड में। इस कमरा में 2 बॉब लटका हुआ था एक पॉइंट से, अब इस कमरे में पूरा में कोई लिक्विड भर दिया गया है, मीडियम बदल दिए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, लेकिन थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। और जिस मीडियम में डाले हैं उसकी डेंसिटी ρl मान लेते हैं। ρs हो गया सस्पेंडेड बॉडी का डेंसिटी, चार्ज बॉडी का, और ρl हो गया उस मीडियम का, लिक्विड का, जिस मीडियम में वो सिस्टम को हम लोग इमर्ज कर दिए, एक तरह से डिप कर दिए पूरे को। तो वो चीज़ क्या होगा, सो अब देखना है। ρl और ρs टर्म आपको याद हो गया। अब दो होल सिस्टम is placed in a liquid मीडियम बोला जा सकता है of relative permittivity epsilon r and of density ρl, then we show that epsilon r बराबर ρs बट्टा ρs माइनस ρl। इसको रेडीमेड फार्मूला की तरह हम लोग यूज करेंगे। एप्सिलॉन r बराबर ρs बट्टा ρs माइनस ρl। ρs दिया हुआ डेंसिटी ऑफ सस्पेंडेड बॉडी, ρl डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला ρs बट्टा ρs माइनस ρl होगा। मैं फर्स्ट केस में आपको दिखाया था कि tan थीटा, इसको प्रूफ करने चले हैं, इस पॉइंट को प्रूफ कर ले, है ना। इन फर्स्ट केस व्हेन सिस्टम इज इन एयर tan थीटा बराबर FA बाई mg, और इसी को मैं लिखा था FA बाई mg के जगह v ρs g, कुछ इक्वेशन दे स्टार दे दिए, चाहे अब स्टार बनाने में भी बहुत बच्चे को दिक्कत होगा, ए लिख दिया। इन सेकेंड केस व्हेन सिस्टम इज placed in a medium, placed in liquid, theta remains same, यहाँ पर लिख देना है here theta remains unchanged, remains same। तो केस क्या हो जाएगा इन सेकेंड केस, व्हेन सिस्टम इज प्लेस्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डाल दिए तो tan थीटा कह रहा है, थीटा वही है तो tan थीटा, और फोर्स इन एयर ना लिखकर फोर्स इन मीडियम, तो FM बाई v ρs g एक्चुअल वेट था, लेकिन लिक्विड में डुबा दिए हो तो भैया अब थ्रस्ट बॉइंट फोर्स और इमर्ज कर दिए हैं पूरी, तो क्या होगा मेरे बच्चा, v ρl g। फिर प्रॉब्लम यहाँ आने वाला बात है कि बच्चे आप इसको समझे कि नहीं। आप 10th के नीचे भी 11th में भी फ्लूइड्स में इस तरह सब का चीज़ है ना, बॉइंट फोर्स का यूज कर चुके हैं, कितने चैप्टरों में हम लोग यूज कर चुके हैं, इलास्टिसिटी और ये सब में भी बताया था मैं, है ना। बहुत सारा रेडीमेड फार्मूला था, वेव्स के केस में भी था इस तरह का फार्मूला। तो v ρs g माइनस v ρl g, v ρs g एक्चुअल वेट है, v ρl g अब थ्रस्ट हो गया, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर निकालते हो बच्चा, जो भी है निकल गया है आपका। या इक्वेशन नंबर बी लिख दिए, दोनों का LHS ए और बी का इक्वेशन का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन
ए एंड इक्वेशन बी, क्या होगा, एफ ए बाई भी रो एस जी, एफ एम बाई भी जी कॉमन ले ले, रो एस माइनस रो एल, भी जी गॉन, एफ ए बाई एफ एम बराबर, एफ ए बाई एफ एम बराबर रो एस बट्टा रो एस माइनस रो एल। एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला बताए थे, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन फ्री स्पेस बट्टा फोर्स इन मीडियम, एप्सिलॉन आर होता था। तो एफ ए बाई एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर, कुछ भी इक्वेशन मान लो सी। और फिर बच्चों डिफिनीशन से, किसके डिफिनीशन से बच्चों, एप्सिलॉन आर के डिफिनीशन से, एज एप्सिलॉन आर बराबर एफ ए बाई एफ एम, देयरफॉर एप्सिलॉन आर बराबर रो एस बट्टा रो एस माइनस रो एल। क्या एडवांटेज होगा, सवाल अगर बार बार बोलेंगे बोर्ड के सिस्टम का सवाल होगा, है ना, 3 नंबर 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले, बिहार बोर्ड में तो 2 और 5, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला मल्टीपल चॉइस वाला। तो मल्टीपल चॉइस में बिहार बोर्ड में पूछ दे तो भैया डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट। और बाद के परीक्षाओं में तो डायरेक्ट जो बच्चा यूज कर लिया वही एडवांटेज में रहेगा। अब इतना बना के जितना है सब समझ के अपने मेमोरी में फिट कर लो। और लास्ट रेडीमेड फार्मूला मैं बार बार लिखता हूँ, MT यार, मुझे तो रटना है, डायरेक्ट रट्टा मारो यार। मेडिकल वाले बच्चे को DR लिखते हैं कि डायरेक्ट रट्टा मारो, डॉक्टर लग जाएगा तेरे नाम के पीछे, सॉरी तेरे नाम के आगे। एप्सिलॉन आर बराबर रो एस बट्टा रो एस माइनस रो एल, ये सब डायरेक्ट सवाल बनेगा। डेंसिटी दिया रहे 1.6 बॉडी का, सस्पेंडेड का, जिस सिस्टम में रहे, और लिक्विड का डेंसिटी 0.8 m करीब में सवाल है। तो 1.6 बाई 1.6 माइनस 0.8 वह 2 के बराबर होगा। तो एप्सिलॉन आर 2 डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आज के बाद एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला, कहोगे कि सर एक ही चीज़ को बार बार बोले जा रहे हैं, यार कर लोगे तो वो एडवांटेज तेरे को मिलने वाला है। एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन नॉट Q0 माइनस क्यू वाई बाई क्यू वाई, माइनस साइन को ओमिट करते थे, और लाए थे बच्चों एफ ए बाई एफ एम, और लाए थे बच्चों आर डैश बाई आर का होल स्क्वायर, आर डैश बड़ा था ये भी सिखाए थे। इसी में आर बाई आर डैश वाला स्क्वायर आर बड़ा होगा आर डैश से, वो दूसरे केस में। तो यहाँ तक ये सब लिखा चुके हैं। और आज के डेट में एक और फार्मूला मिल गया, एप्सिलॉन आर बराबर रो एस माइनस रो एल। मैं एप्सिलॉन आर की चर्चा कर रहा हूँ। लाइव क्लास रहता मेरा तो मैं लड़कों से पूछता, बच्चों से पूछता कि कल के लेक्चर में मैं तेरे को बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो बच्चे हाथ उठाते, बोलते, मुंह लटकाते, है ना। 2 तरह का बच्चा होता, जिसको आता वो हंसते रहता, जो उसको ना आता पढ़ने वाला होता, ना आता तो रोते रहता, और कुछ तो भैया वो हा हा करते रहता, उसको समझो या ना समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चों से कोई, तो भैया यह चीज़ रटोगे तुम लोग करोगे। अरे यार इसको क्या बना दिया मैं, समझो इसको। एप्सिलॉन आर बराबर रो एस बाई रो एस माइनस रो एल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीज होता था। कल को मैं लिखाया था, पॉइंट लिखा दिया था सिर्फ। इफ whole system is suspended an elevator which is free falling, देन G बराबर 0। और इसी तरह क्या है, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सैटेलाइट के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
तो सैटेलाइट में भी हमारा वेटलेसनेस होता है और स्मॉल जी का वैल्यू हम लोग 0 लिखते हैं। तो आइज tan थीटा बराबर क्या पढ़े मेरे बच्चा, FA/mg फॉर g बराबर 0। यहाँ इसको इफ होल सिस्टम इज सस्पेंडेड एन एलिवेटर विच इज फ्री फॉलिंग और एभव सिस्टम इज प्लेस्ड इन सैटेलाइट, दोनों केस में डेर सब प्रॉब्लम अलग तरह से दे गया रहेगा, आप समझ लो बात को और आगे बढ़ो जी। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट, इट मीन्स tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। किस तरह का फिगर हो जाएगा बच्चों, यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, बॉब इधर चला गया, ये बॉब इधर चला गया, यह थीटा यहाँ से, ये थीटा 90 डिग्री, ये थीटा भी 90 डिग्री, तो दोनों रस्सी के बीच में एंगल कितना बन गया, यह पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। यह लंबाई L, यह लंबाई L, टेंशन किधर लगेगा, इस दिशा में, इलेक्ट्रिकल फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, यह टेंशन T और इसके लिए भी इधर टेंशन, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस दिशा में। तो थीटा 180 डिग्री, इस दोनों के बीच का एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग, हेयर फर्स्ट एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। दूसरा टेंशन क्या होगा, हेयर पहले सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू चार्ज बॉल, बॉब जो लिखना है, बॉब, बॉल, पार्टिकल है ना, बिटवीन टू चार्ज बॉब बराबर इधर भी L, इधर भी L, तो सेपरेशन बिकम्स कितना 2L हो गया, L प्लस L 2L। अब इस केस में है टेंशन बराबर टेंशन इन स्ट्रिंग T बराबर दिस मच, टेंशन इधर, इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर, बैलेंस कर रहा है, दोनों बराबर होगा, T बराबर F बराबर Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2L का होल स्क्वायर, सेपरेशन हो गया दोनों चार्ज के बीच में 2L, तो कितना हो जाएगा कि अब वो कर लेना है अपने से हो जाएगा, टेंशन निकल गया मेरा बच्चा। ये सब सारा केस हो गया। अभी और देखते हैं इसमें, देखिए पहले इसको इतना राइट डाउन करो। अब क्या है, ऊपर वाला सिस्टम है जिसमें x लिखे थे, सब बॉब लिए थे, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉब से लिंक करना शुरू कर दे। चार्ज जब ये घटेगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, घटना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स घटेगा और वेट के कारण क्या होगा, वो नज़दीक आना शुरू करेगा, तो अप्रोच कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर भी है और सेपरेशन x है, तो v और x में रिलेशन दिखाना है या वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है x के टर्म में। तो हम इससे पहले जस्ट एगो ड्राइव किए थे, x का फॉर्मूला निकाले थे, x का फॉर्मूला निकाले थे। तो एक रिलेशन हम लोग पहले देख लिए हुए हैं, x बराबर Q स्क्वायर L बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg होल का पावर 1/3, ये था Q स्क्वायर। तो यहाँ से x बराबर L बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg बाहर इंटू Q स्क्वायर, तो होल का पावर 1/3 या 1/3 और इसका पावर 2/3 हो जाएगा। अब नाउ dx बाई dt बराबर तो L बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg 1/3 और d बाई dt ऑफ Q स्क्वायर Q का पावर 2/3। अब इसका L 2 पाई एप्सिलॉन 0 mg
होल का पावर 1/3। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2/3। अब पावर में से क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बच जाएगा, इंटू क्यू का पावर 2/3 माइनस 1 तो माइनस 1/3 आई इंटू क्या चीज़ dq/dt। ये dq/dt बोल रहा है क्या है, कांस्टेंट रेट से चार्ज क्या हो रहा है, लीक कर रहा है ना। तो इतनी बात को देखने के है ना। और यहाँ से x का निकल गया तो वेलोसिटी निकल गया हम लोग को, और वेलोसिटी q का पावर -1/3। यहाँ से भी हम लोग q निकाल सकते थे, q बराबर q² बराबर 2πε0 mg अपॉन, देखो यार q² 2πε0 mg बाई l इंटू xq। q का फॉर्मूला निकलेगा 2πε0 mg बाई l पावर 1/2 आई इंटू क्या चीज़ x का पावर 3/2। वही चीज़ है 3/2। इसको हम लोग क्यूब कर दिए तो q² होगा, क्यूब करना पड़ेगा तो xq आ गया, ठीक है। तो q² L/2πε0 mg बराबर xq। तो q² बराबर जो है जैसे है फॉर्मूला लिखते चलेंगे, रिजल्ट हम लोग को निकल जाना है ना। अब यह dx/dt भी है बाबू, वेलोसिटी बराबर, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा लेकिन चलेगा, 2πε0 mg 1/3 2/3 पहले ले लिए, और dq/dt कांस्टेंट, सब कांस्टेंट के टर्म में चला जाएगा सारा टर्म। अब बच गया क्या चीज़, q का पावर -1/3। इसको 1 कर दो और इसको 2 कर दो। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मैच करा दें। q किसके टर्म में चला जाएगा, q का पावर x का पावर, q वैरीज x का पावर 3/2। समान भाषा में q वैरीज क्या लिखा जाएगा, x टू द पावर 3/2। v वैरीज क्या, q का पावर -1/3। दोनों को मिला दिया जाए। अब देखो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 v बराबर 2/3 L/2πε0 mg, सॉरी यहाँ फिर 1/3 छूट रहा है, नहीं लिखा हुआ है, तो 1/3 इंटू dq/dt और q का पावर -1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 2πε0 q के जगह 2πε0 mg बाई l 1/2 था, और पावर में क्या है -1/3, तो -3/2 होगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इंटू इसके बाद इंटू x का पावर -12 बचा। अभी सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट क्या मिला, v वैरीज x का पावर -12, v वैरीज 1/√x, v वैरीज 1। इसका उल्टा सवाल पूछेगा कि v इज द फंक्शन, v बराबर समथिंग कांस्टेंट बाई √x, देन dq/dt जो चार्ज का लिख करने का होगा वो कांस्टेंट होगा, और जब dq/dt कांस्टेंट तो v वैरीज 1/√x साबित की। v और x में रिलेशन निकाल लिए हम लोग, x के पावर -1/2 को नीचे ले जाएंगे √x, इसमें भी ये टर्म सब क्या होगा 1/3 है, 3 है, वो पावर सब कटने वाला, कुछ देखते चलो भाई, इतना कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया यहाँ सॉल्व करने से, लेकिन मेन रिजल्ट हमको क्या था, q वैरीज x का पावर 3/2, v वैरीज 1/√x है ना, v और इसमें रिलेशन q में भी निकालेंगे। एक बार देख लेना फिर से इसको बढ़िया से, दोबारा बनाना। ये फॉर्मूला पहले डिराइव कर रखे,
पता है dx/dt वेलोसिटी, चार्ज बॉडी अप्रोच करेगा चार्ज लिक करने पर, तो dx/dt वेलोसिटी के लिए लिखेंगे। और dq/dt जो चार्ज करने लिक करने का है उसका वैल्यू कांस्टेंट बोल रहा है, तो वो सारा कांस्टेंट में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, तो हम लोग q के टर्म में लाए। q वेरिएबल है, टाइम के साथ चार्ज डीके कर रहा है, मतलब सर डीके बोलना लिक कर रहा है, तो यहाँ से इस तरह से बात कर लिए। तो v वैरीज 1/√x, q वैरीज x का पावर 3/2, x वैरीज q इसी तरह से q का पावर 2/3। अब इस सवाल के केस में बच्चों, जब चार चार्जेस चारों मतलब स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पर है, ये डिस्टेंस इसको अपने मन से हम लोग a b c d मान लें। ओ ए बराबर, यहाँ पहले a/√2 कंप्लीट कर ले, ओ डी ओ सी ओ बी ओ ए बराबर सॉरी ओ ए ओ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैकेनिक्स SHM से जोड़ने जा रहे हैं। SHM में आपको पढ़ाया गया था एक्सेलरेशन वैरीज माइनस डिस्प्लेसमेंट, माइनस x लिखते थे, माइनस y लिखते थे जब y एक्सिस के अलॉन्ग SHM एक्सिक्यूट करता था, लीनियर x एक्सिस के अलॉन्ग था, f वैरीज माइनस x लिखते थे। एंगुलर SHM की बात करते थे तो एंगुलर एक्सेलरेशन वैरीज माइनस थीटा है, तो f वैरीज माइनस x बोलते हैं, f एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहा है सवाल क्या, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q are fixed at a distance 2a apart, r apart 2a apart, जनरली हम लोग r ले लेते थे, यहाँ 2a ले ले, and third charge q of mass m is placed at the midpoint of the line joining the two charges। दोनों चार्ज 2a डिस्टेंस पर है, तो वो एक चार्ज से a दूरी पर, इधर से भी a दूरी पर एक थर्ड चार्ज q रखें। और सवाल के मुताबिक आगे कह रहा है कि तीनों चार्ज सेम साइन वाला है, सेम नेचर का है, एक प्लस तो सब प्लस है, एक माइनस तो सब माइनस। और तब क्या करते हैं, दोनों के मिलाने वाले लाइन के मिडिल में हम लोग क्यू चार्ज रखें। इफ़ क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अब उस चार्ज को हम लोग क्या कर लें, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करें उसी लाइन पर, दोनों को मिलाने वाली, तो हम लोग को दिखाना है कि वह SHM दिखाएगा, एक्सक्यूट्स करेगा, और दूसरा SHM करेगा तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन जो करेगा उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये SHM का पॉइंट आएगा इसमें। अब देखो भाई 11th में SHM आप पढ़े कि नहीं पढ़े वो मामला बन जाता है, लेकिन फार्मूला याद रखना पड़ेगा SHM के कंडीशन के लिए, और उसमें फोर्स जो लगेगा बच्चों, जो एक्सक्यूट्स करेगा SHM, उस पर फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम लोग एक तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बोलेंगे कि फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगा और वह टुवर्ड्स द सेंटर की ओर काम करेगा, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाएगा। अगर हम लोग को जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उससे अगर दूर ले जा रहे हैं, फोर्स अंदर की ओर नहीं लग रहा है, उसके टुवर्ड्स नहीं लग रहा है, तो वह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम ना कहला के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोग सवालों में देखा देते हैं कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो इस तरह की चीज़ सवाल को पहले समझना है, तो मैं फिगर में समझाता हूँ इस सवाल को, और तब उसको हम डेरिवेशन करते हैं। मेरे बच्चों देखो, ध्यान दोगे सारा बच्चा, एक चार्ज क्यों, दूसरा चार्ज भी क्यों, बीच का सेपरेशन 2a, ये सवाल कर रहा है, और इसके मिडिल में ये दूरी a, यहाँ q चार्ज रख दिए, o लिख देते हैं, ये भी कितना a, अभी तो नेट फोर्स 0 हो गया, ये पहले भी बता रखे थे कि मिडिल में अगर इक्वल चार्जेस है तो और मिडिल में हम लोग एक थर्ड चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होना है। तो अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए बहुत छोटे दूरी से x से, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक के लिए a माइनस एक्स और दूसरे के लिए बच्चों a प्लस एक्स, ये दिमाग में बैठा। अब इस q चार्ज पर एक फोर्स इसके कारण काम करेगा, या प्लस लिए तो e भी प्लस है तो इधर ठेलेगा, और e प्लस है e भी प्लस है तो इधर ठेलेगा। ये दूर चला गया बच्चों और ये नज़दीक आ गया, ये फोर्स बड़ा हो गया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, और अनबैलेंस्ड फोर्स इस चार्ज को जो यहाँ चलाया है उसको ठेलेगा किधर की ओर, तो टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, तो यह तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स हो गया।
रीस्टोरिंग फोर्स है, मीन पॉइंट की ओर लग रहा है, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस कहलाएगा और यह एसएचएम दिखाएगा। तो एसएचएम के लिए साबित करके दिखाना होगा। एक तो उस कंडीशन हम लोग फुलफिल कर दिए कि उसको मीन पॉइंट से हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, जहाँ नेट फोर्स 0 था उससे अगर डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स फिर उधर की ओर ही लगता है, उसको लौटाने का काम करेगा। ये एसएचएम के लिए पहला कंडीशन है। और उसके बाद जो मैथमेटिकली हम लोग साबित करेंगे कि एक्सेलरेशन वैरीज -x। अब एसएचएम को फिर से रिवाइज करो मेरे बच्चों। मैं बार बार बोलता हूँ 11th का मैकेनिक्स, इवन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का भी कंडीशन है, सब का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है, वेव्स तो आने ही वाला है, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स का, उसमें भी रिवीजन आ जाएगा। तो पूरे 11th को मेमोरी में रखना है और 12 में उसका यूज करते हुए 11-12 को जोड़ देते हैं, तब आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल में दोनों क्लासेस की बात एक साथ जोड़ते हुए हम लोग सवाल बनाते हैं। अभी दिखा देते हैं, पहले इतना फिगर बना लो बढ़िया से समझ के बच्चों। इसको O डैश बना दिया मैं। अब नेट फोर्स ऑन चार्ज Q एट O डैश, जिसको डिस्प्लेस किए हैं, O डैश बराबर कितना है, x डिस्टेंस है, x बहुत छोटा है। बताओ नेट फोर्स किधर काम करेगा, ये फोर्स इधर वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो F बराबर QQ एंड बाई 4πε0 A-x। अगर हम लोग पूरे डिस्टेंस को r लेते तो यहाँ r/2 लिखना पड़ता, और माइनस QQ बाई 4πε0 I इंटू क्या चीज़ चला है, A+x छूट रहा है, यहाँ x² होगा, Q1 Q2 बाई 4πε0, ये भी r²। या फोर्स किधर काम करेगा, टुवर्ड्स O काम करेगा, तो इसको माइनस साइन दिखा देंगे यहाँ पर हम लोग। तो क्या लिखेंगे, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो हम लोग डिस्टेंस के लिए निकाले हैं, एसएचएम जब पढ़े होंगे तो ए एम्पलीट्यूड के लिए लिखते थे, इसलिए एसएचएम चैप्टर में एक्सेलरेशन के लिए एफ लिखा जाता है, स्मॉल एफ। तो एम एफ फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन रीएस्टोर, QQ बाई 4πε0 बाहर ले लो बाबू, और 1/A-x का होल स्क्वायर माइनस A+x का होल स्क्वायर विथ कौन साइन, निगेटिव साइन। अब एक्सेलरेशन बराबर QQ बाई 4πε0 m, इसका LCM ले ले तो A-b और A+b, तो A² माइनस B², तो A² माइनस x² का होल स्क्वायर, और A+x का होल स्क्वायर, A माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ तक लिख लेंगे। और A+b का होल स्क्वायर माइनस A माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। मैं फिर बोलूँ, पहले बोला ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करो, कैलकुलस रिवाइज करो, है ना। और अब मैं बोल रहा हूँ फिर क्या चीज़, अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा, है ना, बाइनोमियल, ये सब आएगा सवालों में, रूट्स निकालने आइए वो दिस दैट। तो सब अलजेब्रा वाला फार्मूला को फिर से क्या कर ले, AP GP सब आने वाला है फिर से। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएंगे तो AP GP है, ये सब आना है। तो देखो भैया, इसको सॉल्व करोगे, मैं बोल रहा था यहाँ कौन साइन ले लें, माइनस साइन ले लें। माइनस साइन क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स O, QQ बाई 4πε0 m A² माइनस x²। थोड़ा सीक्वेंस में लिखोगे यार, हम तो बोर्ड पर समझा रहे हैं। यह x² का होल स्क्वायर, और यह 4AX हो गया, 4AX। अब x इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग ओमिट करेंगे, x² को A² के कंपैरिजन में, पहले इतना तक, फिर मैं इसको मिटाकर इसको आगे बढ़ाता हूँ, एक्सटेंड करके दिखाता हूँ।
मैं कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा क्या करें, कंप्लीट करने का काम करें। कभी कंप्लीट चैप्टर नहीं होता यार, उसमें आप जितना पढ़ लिए उससे फिर आगे बढ़ने का भी कोशिश करोगे, ढेर सारा प्रॉब्लम है, ढेर सारी बातें होंगी, है ना। लेकिन आज का लेक्चर मैं करूँगा पूरे कूलम्ब्स लॉ के साथ। अगला लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वही चीज़ होगा, कूलम्ब्स लॉ के आधार पर ही सारी बात आप करनी है। मेरे बच्चों, F बराबर, अब क्या है, पहले ये इतना हो गया, F एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल दिया। फॉर x मच लेस देन, फॉर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट फ्रॉम O, x जब बहुत छोटा है तो क्या होगा, F बराबर माइनस QQ बाई 4πε0m। यह x को ओमिट कर देंगे, ए स्क्वायर के तुलना में x स्क्वायर को ओमिट कर देंगे तो A4 बचेगा, ऊपर में 4ax और नीचे A4, एक से एक कटा, माइनस QQ 4πε0, इससे जनरली काटते नहीं, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/4πε0 का 9 × 10⁹ इन SI, लेकिन यहाँ के सवाल में 4 आ गया, काट दे, है ना, πε0m × AQ बचेगा और इनटू क्या चीज़ x, यह इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब दिए हुए सिस्टम के लिए q और q फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2a फिक्स्ड है, तो ये सारा टर्म क्या है, कांस्टेंट हो गया एक सिस्टम के लिए। तो क्या साबित हुआ, एज q × q बाई πε0m AQ इज कांस्टेंट फॉर गिवन सिस्टम। सिस्टम में 3 चार्ज है, Q और Q वाला 2 गो है, कैपिटल Q और स्मॉल q है। फॉर गिवन सिस्टम 10 F varies minus x। दिस रिजल्ट शोज दैट SHM का जितना भी सवाल बनाए होंगे, जो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, सब में फर्स्ट स्टेप यही होगा, F varies minus x, अल्फा varies minus थीटा, एंगुलर SHM की बात करेंगे तो इस तरह की बात करो। दिस रिजल्ट शोज दैट ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज Q एक्सिक्यूट्स SHM। अब SHM का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है F बराबर माइनस ω²x, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पहले इतना लिख डालो बच्चों, फिर से मैं आगे लेता हूँ, इतना देख लो। अब इससे आगे फॉर हम लोग जानते हैं, फॉर SHM जानो या ना जानो यार, लिखना तो पड़ेगा, वी नो दैट, लेकिन हमको लगता है सारे बच्चे को आ रहा है। वी नो दैट F बराबर माइनस ω²x, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब क्या होगा, यहाँ से या इक्वेशन 2 कर दे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो तो F इतना, तो वो ω² की जगह क्या है बच्चों, वी गेट ω² बराबर QQ बाई πε0 MAQ, इसलिए ओमेगा बराबर √QQ बाई πε0 MAQ। अब टाइम पीरियड, तो एज टाइम पीरियड बराबर, थोड़ा सा इसको मिटा लेने तो कन्फ्यूजन हो जाएगा सारा, मिलाते रहो, लिखते रहोगे ढंग से सीक्वेंस में मेरे बच्चों। सिर्फ ऐसा नहीं कि आगे बढ़ो,
मैं SHM बोला तो आप SHM से रिलेटेड सवाल सब बनाओ, और तब होगा ये SHM का सवाल एक तरह से हो गया। और एक बात दिखाता हूँ मैं, एज टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, अभी सारा रिलेशन आना चाहिए, इसलिए 2 पाई ओमेगा के जगह इसका उल्टा लिख दें 1 बाई ओमेगा, पाई एप्सिलॉन 0 MAQ अपॉन Q इंटू Q, या टाइम पीरियड का। इसमें दो चीज़ था, SHM साबित करना था और उसका टाइम पीरियड निकालना था। मैं दोनों कंडीशन आपको समझाने का कोशिश किया। तो मैकेनिक्स के बिना फिजिक्स में आगे बात नहीं चलेगी, तो आगे देखते चलोगे। अभी तो एक तरह से चार्ज पार्टिकल्स इन रेस्ट की बात करके हम लोग काम चलाते हैं, आगे मैग्नेटिज्म सब में वेलोसिटी एक्सेलरेशन चार्ज का लेते रहेंगे साथ साथ। ये देखो भाई, बताए आपको SHM दिखाए, रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे थे। अब इसी सवाल में यह Q चार्ज है, यह Q चार्ज है, या बीच का हम लोग सेपरेशन देखा है 2a, और चार्ज मिडिल पॉइंट पर O पर Q चार्ज था, M मास का, Q और M जनरली लिखते रहते। उसको ऊपर की ओर डिस्प्लेस करो, कितना डिस्टेंस है, x है। अब यहाँ Q चला आया तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा इसके कारण, और वो लगेगा कितना, मैं वो भी लिख देता हूँ, Q by 4 pi epsilon 0, this distance is this is a, this distance is root over a square plus x square। तो यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर नेट फोर्स इसके कारण फोर्स इधर लगेगा, और वह फोर्स होगा फिर सेम Q by 4 pi epsilon 0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट में था होल स्क्वायर करेंगे, ये डिस्टेंस भी क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उस सवाल का पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से मैं दिखा रहा हूँ। और इस पर नेट फोर्स किधर काम करेगा, इस तरफ, मतलब O से दूर, तो इट इज़ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये मेन पॉइंट से दूर मतलब भागते जा रहा है O से बाहर, तो इट इज़ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 3 तरह का इक्विलिब्रियम बताए थे। SHM के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होना अनिवार्य है। तो यह इट इज़ केस, और नेट फोर्स दिस पॉइंट P पर क्या होगा, अब तो निकल ही जाएगा। ये एंगल क्या, थीटा, ये एंगल थीटा, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा, या पूरे 2 थीटा लेते तो θ/2 θ/2 बोलते। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स एट P, अलग सवाल हो गया यह, नेट फोर्स एट P ऑन चार्ज Q, सब प्लस प्लस सब माइनस माइनस, तब क्या होगा, F बराबर यह और यह दोनों फोर्स सेम है, बीच का एंगल 2 थीटा ले लिए हैं दोनों फोर्स के बीच में। इक्विवेलेंट वेक्टर का केस पढ़ा है, 2a cos θ/2, तो नेट फोर्स क्या होगा, 2a के फोर्स के जगह एक फोर्स Q by 4 pi epsilon 0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह दो इक्विवेलेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इनटू 2a cos θ/2, तो यहाँ 2 थीटा है तो cos थीटा, 2q by 4 pi epsilon 0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, cos थीटा बराबर दिस बाई दिस, या क्या होगा x बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2q by 4 pi epsilon 0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल का पावर 3/2 इंटू x, या फोर्स का फॉर्मूला निकल गया, F वेरीज x, जैसे जैसे यहाँ x स्क्वायर है नीचे ऊपर,
अब यहाँ x बहुत छोटा हो तो फिर वहाँ x होगा, लेकिन -x का केस नहीं बनेगा, वो दूर फोर्स लगते जाएगा तो और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा, ये SHM एक्सिक्यूट नहीं करेगा। लेकिन ये अलग तरह का सवाल हो गया फिर इसी से उसी से पिछले वाले से। पहले इधर डिस्प्लेस कर रहे थे तब SHM दिखाता था, ऊपर ले जाएंगे नहीं SHM। अब ई जब माइनस हो जाए तब क्या होगा, ऐसे करेंगे तब SHM नहीं होगा, लेकिन ऊपर उठाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर ले जाएंगे तो वो SHM दिखाएगा। तो उस केस का टाइम पीरियड का सवाल के लिए हम लोग बात करेंगे। आप फिर उसी से इससे पिछले वाले सवाल में जो बताए उसी सवाल पूरा डाटा वही है, केवल चार्ज का नेचर, मिडिल वाला चार्ज का नेचर बदल गया है ना, +q के जगह स्मॉल -q हो गया। इस सवाल में जो -q और m लिखे सो बात समझना भाई, चार्ज और मास, नेगेटिव चार्ज q और मास m, वही पिछले वाला सवाल है कि 2 ++ q चार्ज है, उसके बीच का सेपरेशन 2a है, उसी के लाइन पर एक थर्ड चार्ज -q मिडिल में डाल दिए जिसका मास m है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो दिखाना है एक्सिक्यूट SHM और उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो अब इसमें देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा बात समझाने का कोशिश करता हूँ, समझ गए तो अच्छी बात है। या +q चार्ज, दूसरा भी +q चार्ज और बीच का सेपरेशन 2a और यह मिडिल पॉइंट O। अब यहाँ पर चार्ज है -q चार्ज, अगर हम यह मिडिल पॉइंट है तो A होगा, ये भी A होगा। अगर इसको हम इसी लाइन पर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो फोर्स है इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये जो चार्ज है इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये इसको नज़दीक लाया तो ये फोर्स का वैल्यू बढ़ गया और फोर्स किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स। इधर वाला फोर्स जो है सो घट गया, इधर वाला फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स इधर। अरे धक्का धुक्की करो यार, 100 न्यूटन उधर से 40 न्यूटन तो है ना, 60 न्यूटन से उधर जाएगा। तो वही बात है, ये इसको इधर खींच रहा है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इसको इधर ला दिए हैं तो ये जो इसका खींचने वाला बल है वो ज़्यादा बड़ा होगा उसके खींचने वाले बल से। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा इस O से दूर लगेगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज़ केस ऑफ इट इज़ नॉट केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज़ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट डज नॉट एग्जिबिट SHM। सर आप क्लास में रहते तो बोलते सर आप क्वेश्चन में दे रहे हैं SHM, नहीं SHM इस लाइन पर नहीं दे रहे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तब SHM होगा। अब देखो अभी इसको ऊपर ले जाने वाली बात, ये जो हम एक बात बताए कि इसी लाइन पर इस अपोजिट चार्ज को हम लोग इधर उधर करेंगे तो वो SHM नहीं दिखाएगा। इट इज़ केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहला जाएगा, इट इज़ नॉट ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। अब इस सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा सवाल है कि इसको ऊपर ले जाएंगे x दूरी से स्लाइटली x से तो SHM शो करेगा और ऐसे उसको उसका टाइम पीरियड दिखाना है। देखो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, सवाल पर आते हैं। ये जो लिखा हुआ प्रॉब्लम है उसको मिटा लेते हैं और तब सवाल पर आते हैं। बच्चों इसको P पर ले गए x डिस्टेंस से, फिर ये डिस्टेंस क्या होगा √a² + x², ये डिस्टेंस क्या होगा √a² + x²। इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, यह -q आ गया यहाँ, इसको इधर खींचेगा प्लस बल, फिर इधर में क्या होगा इधर लगेगा है ना। यह फोर्स कितना होगा, मैं फिर लिख दूँ Q/4πε0 है ना, a² + x², a² + x²। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए,
ये डिस्टेंस को हम नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ फोर्स को इसी में लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसको भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो इधर का फोर्स क्या होगा, F2 लिख दिया जाए, F1 लिख दिया जाए, चाहे कुछ सीधे क्या लिखेंगे बताओ, क्यू बताओ। आदत है क्लासरूम में, अब यहाँ तो आप हो नहीं, आप अपने घर पर बोलोगे कि सर बोल रहे हैं तो मन में बोलोगे, है ना, कि सर क्या लिखाना चाह रहे हैं। तो क्यू बाई 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब ये दो फोर्स है, फिर इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इक्विवेलेंट वेक्टर, तो नेट फोर्स इधर लगेगा बाइसेक्टिंग लाइन पर, और कितना काम करेगा फोर्स वो दिखा देना है। तो इतना बात समझ गए। अगर हम इसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं तो इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता और नेट कंपोनेंट इधर निकल जाता। तो हम लोग किसी भी तरीके से रिजॉल्व करके भी और डायरेक्ट दो वेक्टर के रिजल्टेंट के आधार पर सवाल बनाने का कोशिश करेंगे। पहले फिगर समझ गए बच्चों, फिगर बना लो और तब सवाल पर आ जाओ। देखो, when charge particle is displaced perpendicular बाइसेक्टिंग लाइन पर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं। इफ चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू इज डिस्प्लेस्ड slightly by x on the perpendicular bisecting line, perpendicular bisecting line, then net force on charge minus q at p, यहाँ पर बाई एक्स ओ पी बराबर एक्स लिख दिए, ओ मिडिल पॉइंट लिए थे, पी पॉइंट दे दिए। क्या होगा, नेट फोर्स बराबर डायरेक्ट लिख दे मास गुने एक्सेलरेशन, चाहे रहने दो, एफ बराबर कितना 2a cos थीटा बाई 2। यहाँ क्या होगा, a की जगह क्यू बाई 4πε0, ये 2a cos थीटा बाई 2 इक्विवेलेंट वेक्टर का केस है। जब दो वेक्टर होता था और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता था और बीच का एंगल थीटा होता था, यहाँ बीच का एंगल 2 थीटा है। यहाँ ध्यान देना, क्यू बाई 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इट मीन्स कॉस थीटा। और यह फोर्स किधर लगेगा, टुवार्ड्स ओ, जब ये ओ की ओर लगा तो यही स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रमाण है। मेरा बच्चा बताओ, इसको फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, अपना ऑब्वियस टर्म है एफ इज एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस साइन दिखाएंगे बच्चों, 2 से 2 काट दिया जाए, है ना, चाहे रहने दो, 2q बाई 4πε0 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर से कॉस थीटा आया। कॉस थीटा इज व्हाट, एक्स बाई दिस, बेस बाई हाइपोटेनियस इस थीटा के लिए बेस, तो क्या होगा, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, है ना, निगेटिव साइन यही दिखाता है कि टुवार्ड्स ओ लगेगा। अब बच्चों यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर एफ बराबर, यहाँ तक पहले लिख डालना है, समझ लेना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर पहले बार लिख लिए हैं तो बाद में दूसरे बार इसको लिख कर पहले लिख लेना है, समझना है ना। तो मेरे अनुसार आप क्या करोगे, पहले समझो एक बार, फिर उसको लिखना सिस्टम में, और फिर उसको अपने से शॉर्ट करके समझते हुए आगे भागते चलना है। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर 2 से 2 काट दे, तो क्यू बाई माइनस साइन के दाग 2πε0 m ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 1 और हाफ, तो 3/2,
आई इंटू क्या चीज़ एक्स। अब क्या है, फॉर एक्स मच लेस देन, स्लाइटली डिस्प्लेस की, तो एक्स मच लेस देन ए के लिए क्या हो जाएगा, एफ बराबर माइनस क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम, और एक्स को ओमिट करोगे एक्स स्क्वायर को, तो इसका तो ए क्यू बचेगा मेरा बच्चा इनटू एक्स। यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। अब इसको नीचे हम मिटा ले पहले, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको लिखो जल्दी से समझ के, है ना। अब नीचे इसको लोग मिटा ले फिर से। फिगर भी मिटाया जा सकता है, फिगर को कोई अब जरूरत नहीं पड़ेगा, लेके रहने दें और आगे बात करें। ये देखो पूरे सिस्टम के लिए दिस इज कांस्टेंट, हेयर द टर्म q इंटू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम ए क्यू is constant, that is f varies minus x। फिर यही बात SHM में देखोगे सारे सवाल में बार बार ये स्टेटमेंट लिखा जाता था। दिस रिजल्ट शोज दैट माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल एक्सिक्यूट्स SHM दर्शाता है। एंड फॉर SHM वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हमारी समझ से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो वहाँ दिक्कत है। भाषा तो लिखना है और आपको पढ़ा हुआ रहना चाहिए। SHM एफ वेरीज माइनस एक्स, वी नो दैट एफ बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इक्वेशन नंबर 2 वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इससे पहले भी सवाल में यही लिखे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक तरह से टास्क समझना है कि SHM का सवाल को फिर से क्या करना है, बनाना है। मैं पहले बोला था आपको वेक्टर बनाने के लिए, ग्रेविटेशन बनाने के लिए, सर्कुलर मोशन भी बनाओ और ये वो इस सब को भी करो। SHM को 11th को साथ साथ लेते चलोगे। F बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो मेरे बच्चों देखो, कंपेयरिंग equation 1 and equation 2, we get omega square बराबर this much, equation 1 से q by 2 pi epsilon 0 m a q, ओमेगा बराबर अंडर रूट q by 2 pi epsilon 0 m a q। एज टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा 10 हेयर। इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई, है ना, ओमेगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एम ए क्यू बाई क्यू इंटू क्यू। इस 2 पाई को भी अंदर ले जा सकते हो, 8 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा अंदर, 8 पाई ओ कर लेंगे। उतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। सारा बच्चा फिर से इसको रिपीट करोगे, SHM को रिवाइज करोगे और अब सवाल को तत्काल रोकते हैं। सवाल अब आपको बनाना पड़ेगा कूलम्स लॉ का, है ना। मैं बोला था ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल इन फिजिक्स बाय M कारी, तो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर भी होगा। SC वर्मा का बहुत सारा सवाल बन जाएगा, तो उसको रिवाइज। और दूसरा भी किताब जो भी आपके पास हो अवेलेबल हो, उसको जहाँ का भी कुछ बाहर से का भी मटेरियल्स हो, उसमें भी प्रॉब्लम दिया रहे तो उसको कूलम्स लॉ वाला प्रॉब्लम सबको आसानी से बनाने का कोशिश करना, है ना। फार्मूला सब रटे रहना यार, 35 36 39 42 क्या था सो आपको आइडिया है। अल्फ़ा के लिए 10 का पावर 35 लिखाए थे, इलेक्ट्रिकल फोर्स बाई ग्रेविटी। अब 2 क्लासिकल बातें करेंगे हम, चार्ज और मास में अंतर, है ना। बोर्ड के परीक्षाओं में
आपका स्टैंडर्ड ही वही रहता है। तो चार्ज और मास का अंतर लिखना है, पढ़ना है। मैं लिखा देता हूँ फटाफट में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फोर्स, कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। आगे चल के मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तो फिर आगे चल के न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे तो फिर कंपैरिजन होगा। लेकिन अभी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिवीजन करने, मतलब कंपैरिजन करने जा रहे हैं चार्ट बना के। मैं आपको पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ट बताया था और मैं उस क्रम में बताया था कि अल्फा, बीटा और गामा का भी चार्ट हम लोग अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो 3 तरह का टेबल हम लोग को पढ़ना अभी से आपको याद रखना पड़ेगा। तो बोर्ड के परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ क्लासिकल चीज़ सबको याद रखना पड़ता है। तो वो चार्ज और मास का अंतर मैं बताने जा रहा हूँ। अब पहले सवाल को रोक देते हैं। अब सवाल और भी है, बीच बीच में बताते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सवाल, है ना। अभी देखो थोड़ा सा चार्ज और मास को मैं बता देता हूँ फटाफट में। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास मैं लिख दिया। मैं बोला स्टार्टिंग, मेरा चैप्टर का स्टार्टिंग था, फर्स्ट लेक्चर जब मैं ले रहा था। थोड़ा उस दिन थोड़ा सिस्टम उतना अथी नहीं था, तो थोड़ा ठीक ठाक दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन आप मेरे आवाज़ के साथ उसको कंपेयर करके लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम बोले थे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिज्म में मैं लिखाया था स्टडी ऑफ चार्ज। इट मीन्स क्या, चार्ज का इंपॉर्टेंट रोल है किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट पढ़ने चले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं दिखा रहा हूँ अभी तक जहाँ पर हैं सारे, हर सवालों में चार्ज आ रहा है, हर बात में चार्ज आ रहा है। तो चार्ज सबसे फंडामेंटल बात हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज का इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैंने आपको बताया चार्ज इन रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विदाउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सेलरेटेड चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेगा, है ना। तो उतनी बात समझा दिए। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रेविटेशन। मास का इंपॉर्टेंट रोल है ग्रेविटेशन में। इट कैन बी, चार्ज पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है। मास ऑलवेज पॉजिटिव पढ़े हुए हो, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मैं बताया चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। और लेकिन मास इज वेरिएंट, मास वेरीज विथ वेलोसिटी, STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर, है ना। मास है वो वेलोसिटी के हिसाब से बदलता है। m बराबर m0 √1 - v² लिखाया था। उसमें बताया था इफ़ v इंक्रीजेज देन m इंक्रीजेज, या रिलेटिविटी का, जब v इज कंपेरेबल टू c। चलिए सब अपना चार्ज इज क्वांटाइज्ड, q बराबर ±n सिखाए थे। लेकिन मास के क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल की अभी तक कोई जानकारी नहीं होगा। सबसे छोटा पार्टिकल मास का कुछ आएगा, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी कन्फर्म कुछ है नहीं। चार्ज इज कंजर्व्ड, मैं ढेर सारा उदाहरण बताया चार्ज इज कंजर्व्ड न्यूक्लियाई का, है ना। चार्ज इज कंजर्व्ड, लेकिन मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मास, है ना, घटता भी है बढ़ता भी है। एक मास घटता है तो मास डिफेक्ट बोलते हैं, और मास बढ़ता है तो एक्सेस मास बोलते हैं। मास डिफेक्ट वाले केस में बच्चों एनर्जी रिलीज्ड होती है। उसमें जो हम कभी लिखाए हैं न्यूक्लियाई वाले एग्जाम्पल सब में Q वैल्यू, तो Q वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एक्सेस ऑफ मास होगा तो Q इज निगेटिव होगा, है ना। तो उस तरह का रिएक्शन सब जानकारी आगे बढ़ेगी। चार्ज इज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कन्वर्ट इनटू एनर्जी। इट चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वेयर देयर इज चार्ज देयर मस्ट बी मास। मैं लिखाया था, मैं बताया आपको कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। इसका मतलब फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होगा, मास 0 है। तो अब फोटोन मूव करेगा तो मास आ जाएगा उसका, लेकिन चार्ज नहीं आएगा। चार्ज वेलोसिटी पर के आने से नहीं आ सकता है, तो वो चीज़ सिखाए। और इट में एग्जिस्ट विदाउट एनी नेट चार्ज। देखो भैया, न्यूट्रल बॉडी होगा तब भी उसमें चार्ज होगा, प्लस होगा और माइनस होगा। तो बात को जरा छीलने का, थोड़े समझने का, विदाउट एनी नेट चार्ज। नेट चार्ज 0 है लेकिन मास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसमें भी बोलेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। सामान्य सवाल बनाए 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी था। नेट चार्ज वाटर के मॉलिक्यूल पर और मोल पर क्या होगा, 0 होगा।
लेकिन अगर लॉस गेन करने पर वो चार्ज हो जाता। इट में एग्जिस्ट विदाउट एनी नेट चार्ज। अब देखो यार, चार्ज इज derived quantity, mass is absolute quantity, fundamental quantity, चार्ज का यूनिट SI यूनिट कूलम, मास का SI यूनिट kg, अदर यूनिट्स उसका, अदर यूनिट्स इसका। फिर क्या है वो चार्ज के बारे में, मास के बारे में यूनिट डायमेंशन लिखा जाए, चार्ज का डायमेंशन 80, मास के लिए m, वो सब अपना जानते हो यार, अपना बढ़िया ना हाथ बढ़िया। बोर्ड में, बिहार बोर्ड में तो 2-3 अंतर लिख देंगे, बा काम का चीज़, बस हमारा काम उतना से चलेगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है ये बोर्ड के परीक्षाओं के लिए, और मेमोरी में तो सारा रहना चाहिए आपका। ये सब लिखा रहे हैं, सो लिखा रहे हैं, किताबों का अध्ययन करेंगे तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, किताब की गाइडलाइन से आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन मैं कोशिश किया कि चार्ज के बारे में बता दिया, मैं कोशिश किया कि कूलम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया। मैं अगले क्लास में हो सकता है लास्ट में क्या करूँगा, लास्ट में अगला क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा, और है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का कंपैरेटिव। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया थोड़ा, ठीक ही है, कोई बात नहीं, जितना जल्दी होगा अच्छी बात है। उसको रिवाइज़ करने का उतना मौका मिले, उसको रिवाइज़ करो, और ग्रेविटेशन को फिर रिवाइज़ करो। आज के क्लास में SHM की बात हुई है बच्चों। अब SHM आपको आया है कि नहीं आया ये दिमाग में रखना पड़ेगा, तो SHM को रिवाइज़ करना है। तो इन सारी बातों को खत्म करते हुए आज घर पर रहना है। लॉकडाउन का अवधि बढ़ चुका है मेरे बच्चों, घर पर ऐसा मौका मिला है कि घर में खाते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई इधर उधर जाने नहीं है, टाइम है आपके पास, मन लगा के पढ़िए, तो आपको थोड़ा सा ये कोरोना वायरस का भय भी दूर होगा। कोरोना से डरना नहीं है बच्चों, है ना, लेकिन उसके लिए प्रिकॉशंस बरतना है। ये तो सारे लोग बोलते रहते हैं, मैसेज ही देता रहता है न्यूज़ पर, ये वो पर, बार बार इसी चीज़ को क्यों, अभी दौर ही है इसलिए इसको बार बार बोलना पड़ता है। तो घर पर रहिए और पढ़ते रहिए, पिछले वीडियोज़ को देखते रहिए, है ना, और भी दूसरे सब्जेक्ट को भी देखिए, 11th के चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, है ना। ओके।